Now today I am going to discuss a new topic, and the topic is the DNA microarray. So DNA microarray is commonly known as DNA chip और biochip. तो अगर आपसे DNA चिप के बारे में कहें तो वो भी DNA माइक्रोएरे ही है, बायोचिप भी DNA माइक्रोएरे है। इज ए कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक DNA स्पॉट अटैच्ड टू ए सॉलिड सरफेस। जो DNA स्पॉट्स होते हैं, यहाँ DNA स्पॉट्स क्या हैं, यहाँ पर जो DNA स्पॉट्स हैं वो एक्चुअल में पिको मोल्स 10⁻12 मोल्स ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस है। तो इस टाइप की जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं वो अटैच्ड होते हैं सरफेस पे, और वो भी सॉलिड सरफेस होती है। यहाँ पर जो सॉलिड सरफेस है वो ग्लास स्लाइड हो सकती है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन हो सकती है, या फिर जो है आपकी माइक्रोचिप हो सकती है, माइक्रोटाइटर प्लेट हो सकती है। साइंटिस्ट यूज्ड डीएनए माइक्रोएरे टू मेजर द एक्सप्रेशन लेवल ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जीन्स साइमल्टेनियसली और टू जीनोटाइप मल्टीपल रीजन्स ऑफ जीनोम। तो बहुत सारे जीनोम्स के एक्चुअल में एक्सप्रेशन लेवल को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ईच डीएनए स्पॉट कंटेंट पिकोमोल्स 10⁻12 मोल्स ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, जैसे मैंने आपको बताया, नॉन एज द प्रोब, और इसी को हम प्रोब कहते हैं। यहाँ आप फिगर में भी देखेंगे तो जो डीएनए है इसके ये प्रोब्स हैं, ये जो है प्रोब है जो कि एक सॉलिड सरफेस पे अटैच्ड है। दिस कैन बी शॉर्ट सेक्शन ऑफ ए जीन और अदर डीएनए एलिमेंट दैट आर यूज्ड टू हाइब्रिडाइज cDNA और cRNA आर ऑल्सो नोन एज एंटीसेंस RNA। और ये हाइब्रिडाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं विथ cDNA। तो यहाँ हम cDNA क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कोई RNA यूज़ करना है तो RNA को भी आपको cDNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई डबल स्ट्रैंडेड DNA है तो आपको उसको सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री DNA, जो कि यहाँ पर बाइंड होता है, और इसी को सैंपल कहते हैं, इसी को टारगेट कहते हैं अंडर हाई स्ट्रिंजेंसी कंडीशन। Probe target hybridization is usually detected and quantified by detection of fluorophore, silver, or chemiluminescence labeled targets to determine relative abundance of nucleic acid sequence in the target. तो ये हमारे डिफरेंट टाइप की जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस हैं, इनके साथ में वो जो हमने सैंपल डाला है उसमें भी डिफरेंट टाइप के न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस हैं, तो वो बाइंड हो रहे हैं या नहीं। अगर वो बाइंड होते हैं तो हम फ्लोरोफोर, सिल्वर या फिर केमिल्यूमिनेसेंस मेथड से डिटेक्शन करते हैं। द ओरिजिनल न्यूक्लिक एसिड एरे वॉज मैक्रो एरे, मतलब सबसे पहले तो मैक्रो एरे आया था। तो मैं आपको, इसमें 4 होते हैं, मैक्रो एरे, माइक्रो एरे और ऐसे 2 और होते हैं। तो फिर ये जो है इसका एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप उसको भी देखें, आई थिंक उसमें आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। मैक्रो एरे जो है 9 × 12 का जो है एक स्लाइड होती है, और उसमें जो है कंप्यूटराइज्ड बहुत सारे पब्लिश्ड न्यूक्लिक एसिड लगे होते हैं। तो 1981 में इट वॉज इन्वेंटेड बाय पैट्रिक ओ ब्राउन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रट लीजिए। पैट्रिक ओ ब्राउन ने सबसे पहले डीएनए माइक्रो एरे इन्वेंट किया। डीएनए माइक्रो एरे इन्वेंट किया इन 1981, पैट्रिक ओ ब्राउन। The sample of its application is in SNP array for polymorphism of cardiovascular disease, cancer pathogens, and GWASN analysis, and also used for the identification of structural variation and the measurement of gene expression. तो हमें ये जो डीएनए माइक्रो एरे है इसका कहाँ कहाँ यूज़ देखने को मिलता है, इसका यूज़ होता है इन डिटेक्शन ऑफ एनी पैथोजन, डिटेक्शन ऑफ कैंसर, डिटेक्शन ऑफ एनी डिसीज़, है ना, या फिर एनी जीन एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए माइक्रो एरे का यूज़ किया जाता है। Now comes to the principle of DNA microarray. The core principle behind microarray is the hybridization between two DNA strands. तो हमारा एक तो जो DNA strand पहले से ही सॉलिड सरफेस पे बाइंड है, और दूसरा DNA जो हम अलग से cDNA सैंपल में जो रहता है वो डालेंगे। तो इन दोनों स्ट्रैंड की अगर स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस टू स्पेशली पेयर विथ ईच अदर बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इन दोनों में जब बाइंडिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, और जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमें पता है GC और A और T के बीच में बनते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच में बन जाते हैं। अ हाई नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मीन टाइट नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स। तो इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही हाई होती है, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो नॉन बाउंडेड मटेरियल है, जो अदर ऐसे cDNA सीक्वेंसेस हैं जो सैंपल में डले हुए थे, वो नहीं बाइंड हो पाए, तो उनका हम वॉशिंग कर देंगे। So only the strongly paired strands will remain hybridized. Fluorescently labeled target sequences that bind to a probe sequence generate a signal that depends on hybridization conditions such as the temperature and washing after hybridization. तो जब प्रोब के ऊपर पहले से फ्लोरोसेंट लगा हुआ होता है, तो जहाँ जहाँ बाइंडिंग होगी वहाँ वहाँ पर फ्लोरोसेंट जो होगा वो फ्लोरोसेंस देने लगेगा। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो देखा जाता है कि प्रॉपर टेम्परेचर है या नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हाइब्रिडाइजेशन होती है, और रेस्ट ऑफ द
मटेरियल है वो वॉश हो जाता है। द total strength of a signal from a spot features depend upon the amount of target sample binding to the probe present on that spot. Microarray use relative quantitation in which the intensity of a feature is compared to the intensity of the same feature under the different condition, and the intensity of feature is known by its position. तो अल्टीमेटली जहाँ जहाँ पर फ्लोरोसेंस हमको डॉट्स में दिखेगा और जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकेंगे कि कितना डीएनए बाइंड हुआ है और कितना जो डीएनए है वो क्या है, और सैंपल का हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। अब यूज़ एंड टाइप्स के बारे में बात करें, सो मैनी टाइप्स ऑफ एरे एग्जिस्ट एंड द ब्रॉडेस्ट डिस्टिंक्शन इन वेदर दे आर स्पेटिली अरेंज्ड ऑन सरफेस और ऑन ए कोटेड बीट्स। तो ये देखा गया है कि ये माइक्रो एरे जो रहती हैं क्या बीट्स के ऊपर कोटेड की गई हैं या सरफेस के ऊपर कोटेड की गई हैं, तो उस बेसिस पर इसके टाइप डिसाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले जो सॉलिड सरफेस होती है उस पर अगर बाइंडिंग है तो द ट्रेडिशनल सॉलिड फेज एरे इज ए कलेक्शन ऑफ ऑर्डरली माइक्रोस्कोपिक स्पॉट कॉल्ड फीचर्स each with thousands of identical and specific probe attached to a solid surface such as glass, plastic or silicon biochips commonly known as genome chip, DNA chip or gene array. Thousands of these features can be placed in known locations on the single DNA microarray. तो ये देखिए अब जीन चिप आती हैं इस टाइप की जो कि बहुत छोटी होती हैं, और ये इस पर जो सॉलिड फेस पर जो एरे होते हैं उनको हम स्पॉट्स कहते हैं और उनको हम फीचर्स भी कहते हैं। और ये ग्लास का होता है सॉलिड सरफेस, या फिर प्लास्टिक का हो सकता है, या फिर सिलिकॉन की बायोचिप हो सकती है जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है। तो कॉमनली हम जो है इसको जीनोम चिप कहते हैं, और इसको हम डीएनए चिप भी कहते हैं या जीन एरे भी कहते हैं। ठीक है, अब अल्टरनेटिवली जो दूसरा टेक्निक है वो है बीड एरे, यानी कि जो ग्लास बीड्स वगैरह होती हैं, तो ये बीड्स और किसके बने होते हैं, पॉलीस्टीरीन के भी बने होते हैं। द अल्टरनेटिव बीड एरे इज ए कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पॉलीस्टीरीन बीड्स each with a specific probe and a ratio of 2 or more dyes which do not interfere with the fluorescent dye used for the target sequence on the target sequence. तो जो बीड्स होती हैं वो पॉलीस्टीरीन बीड्स होती हैं और उस पर बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोब्स बाइंड होते हैं, साथ में 2 या 2 से अधिक डाइज भी उसके ऊपर होती हैं जो कि बाद में फ्लोरोसेंट डाइज को जो है इंटरफेयर नहीं करती हैं, और लास्ट में जब हमारा सीक्वेंस सैंपल का बाइंड होता है तो फ्लोरोसेंस देता है। नाउ द डीएनए माइक्रो एरे कैन बी यूज टू डिटेक्ट डीएनए, है ना, इसका ये यूज़ है। अब हम यूज़ की बात कर रहे हैं तो डीएनए को डिटेक्ट करता है एज इन comparative genomic hybridization, or detect RNA, most commonly cDNA, after reverse transcription that may or may not be translated into the protein. The process of measuring gene expression via cDNA is called as expression analysis or expression profiling. तो हालांकि एक्सप्रेशन एनालिसिस हम किससे मेज़र करते हैं, रियल टाइम पीसीआर से मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो डीएनए चिप है इससे भी हम एक्सप्रेशन एनालिसिस या फिर एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग मेज़र करते हैं। साथ में हम cDNA का लेवल मेज़र करते हैं, या फिर हम डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए माइक्रो एरे का यूज़ करते हैं। तो जो डीएनए माइक्रो एरे है उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन हो रहा है ये हम देखेंगे। जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग में यूज़ हो रहा है। इन एन mRNA or gene expression profiling experiment, the expression level of thousands of genes are simultaneously monitored to study the effect of certain treatment, disease, and development stages of gene expression. For example, microarray-based gene expression profiling can be used to identify gene whose expression is changed in response to the pathogen or other microorganisms by comparing gene expression in infected to that of the uninfected cell or the tissue. तो हम जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग चेक करते हैं कि जहाँ पर कहीं डिसीज़ होती है तो सेल के अंदर का जो जीन एक्सप्रेशन है वो इन्फेक्टेड और अनइन्फेक्टेड में चेंज हो जाता है। इसके बाद कंपेरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं असेसिंग जीनोम कंटेंट इन डिफरेंट सेल्स और क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स एज ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड बाय पैट्रिक ब्राउन। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो जीनोम कंटेंट होता है वो डिफरेंट सेल और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रिलेटेड होता है या अलग अलग होता है, उसको चेक करने के लिए हम जो है एक कंपेरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या सारे ऑर्गेनिजम्स में कोई एक चीज़ कॉमन है या अनकॉमन है, कौन सा डीएनए मैच करता है, कौन सा मैच नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जीन आईडी बनाने में। स्मॉल माइक्रो एरे टू चेक आईडीज फॉर द ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड एंड फीड, है ना। माइक्रोप्लाज्मा इन द सेल कल्चर, पैथोजन फॉर डिसीज डिटेक्शन, मोस्टली कंबाइंड पीसीआर एंड माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी। तो जीन आईडी का जो यूज़ होता है वो जस्ट टू चेक आईडीज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन फूड एंड फीड। तो फूड और फीड के जितने भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो डीएनए है वो उसको डिटेक्ट करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ है डीएनए माइक्रोएरे का क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन ऑन चिप।
DNA sequences bound to a particular protein can be isolated by immunoprecipitating that protein, that is the ChIP. This fragment can be then hybridized to a microarray such as a Tilling array, then allowing the determining the protein binding site occupied throughout the genome. Example protein to immunoprecipitate a histone modification ये है, then polycomb group protein ये है, and trithorax group protein ये है, to study the epigenetic landscape, और RNA polymorphism और RNA polymerase second to study the transcription landscape. तो जो क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन होता है उसमें ये करते हैं कि जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ बाइंड होता है, और ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो होता है एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है और इम्यूनोप्रेसिपिटेशन देता है। तो ऐसा करने पर हमें ये पता चलता है कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन है वो वही है या अननोन है, या जो पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है वो वही है या अननोन है ना। तो ऐसे पता करने पर हमें डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन डीएनए कॉम्बिनेशंस हैं उनके बारे में पता चलता है। इसके बाद हम देखते हैं इसका यूज़ है, एप्लीकेशन है डेम आईपी के लिए, डेम आईडी के लिए। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन जो है डेम आईडी में होता है, एनालॉगसली टू चिप जीनोमिक रीजन बाउंड टू ए प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी आइसोलेटेड एंड यूज टू probe a microarray to determine binding site occupancy. Unlike CHIP, the DAM-ID does not require antibody but make use of adenine methylation near the protein's binding site to selectively amplify those regions introduced by expressing minute amount of protein of the interest fused to the bacterial DNA adenine methyl transferase. तो जो बैक्टीरिया का DNA एडेनिन मिथाइल ट्रांसफरेज है इसमें बहुत सारे ऐसे एडेनिन मिथाइलेशन होते हैं जो कि प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं। ये प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए हम अब यहाँ एंटीबॉडी का यूज़ नहीं करते, जैसे कि हम क्रोमेटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन चिप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रोटीन यूज़ होता है जो कि एडेनिन मिथाइलेशन के साथ बाइंड होता है या एडेनिन के मिथाइलेशन वाली साइड पे बाइंड होता है और वो सिलेक्टिवली बाइंड होता है। इससे हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया में कितना मिथाइलेशन हुआ है। नेक्स्ट है SNP डिटेक्शन के केस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये SNP डिटेक्शन क्या है? आइडेंटिफाइंग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म अमंग एलील्स विद इन और बिटवीन द पॉपुलेशन। आइडेंटिफाइंग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, हो सकता है कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे अलग अलग रूप मिले, है ना, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अमंग एलील्स, तो एक ही एलील के कारण बहुत सारे अलग अलग टाइप के, जैसे मान लीजिए MSC एंटीजन में हमको देखने को मिलता है। Several application of microarray makes use of SNP detection, including genotyping, forensic analysis, measuring predisposition of disease, identifying drug candidate, evaluating germline mutations in individual or somatic mutation in cancer, assessing loss of heterozygosity और genetic linkage analysis। तो SNP डिटेक्शन मतलब ये होता है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म किसी भी एक एलील के अंदर देखने को मिलता है तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सोमेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे ड्रग कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिसका हम एवेल्यूएशन करते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग डिटेक्शन में इसका एप्लीकेशन है। एन एक्सॉन जंक्शन एरे डिजाइन uses probe specific to expected and potential splice site of predicted exons of gene. It is an intermediate density or coverage to a typical gene expression array within 1 to 3 probes per gene, and the genomic tilling array with hundreds or thousands of the probes per gene. It is used to assess the expression of alternative splice form of a gene. Exon array have two different designs employing probes designed to detach each individual's exon to known or predict gene or predicted gene and can be used to detecting different splicing isoforms. तो जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग डिटेक्शन है, हमें ये तो पता है कि बहुत सारे जीन्स के अंदर एक्सॉन इंट्रॉन्स होते हैं, तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी स्प्लाइसिंग साइट्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए DNA माइक्रो एरे का यूज़ होता है। नेक्स्ट है फ्यूजन जीन माइक्रो एरे। A fusion gene microarray can detect a fusion transcripts, that is from cancer specimen. The principle behind this is building on alternative splicing microarray. The oligo designed strategy enables combined measurement of chimeric transcript junction with exon-wise measurement of individual fusion partners. तो फ्यूजन जीन माइक्रोएरे में ये यूज़ होता है कि बहुत सारी स्प्लाइसिंग साइट्स होती हैं अलग अलग, और बहुत सारे ऑलिगो जैसे होते हैं जिसका हम बाइंडिंग करा सकते हैं। तो टू मेजर द इंडिविजुअल फ्यूजन पार्टनर्स, कौन कौन से DNA आपस में बाइंड हो सकते हैं, उसको देखने के लिए भी DNA माइक्रो एरे का यूज़ होता है। नेक्स्ट है टिलिंग एरे। तो जीनोमिक टिलिंग एरे कंसिस्ट ऑफ ओवरलैपिंग प्रोब्स डिजाइन टू डेंसली रिप्रेजेंट ए जीनोमिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट। कितनी बार ऐसा रहता है कि बहुत सारे जीनोम आपस में काफ़ी डेंसली पैक्ड रहते हैं, तो ओवरलैप्ड भी रहते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। समटाइम्स अ लार्ज एज एन एंटायर जीनोम
जो क्रोमोसोम होता है वो भी काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है, तो पूरे क्रोमोसोम को डिटेक्ट करने के लिए भी माइक्रो एरे का यूज़ होता है. द पर्पस इज़ टू एम्पेरिकली डिटेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स और अल्टरनेटिवली स्प्लाइस्ड फॉर्म्स विच में नॉट हैव बीन प्रीवियसली नोन और प्रेडिक्टेड. तो कितनी बार ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन को भी डिटेक्ट किया जाता है ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट्स जिसमें बहुत सारे स्प्लाइसिंग फॉर्म्स होते हैं और जो पहले कभी देखे नहीं गए, मतलब काफ़ी डेंस होने के बाद भी जो जीन के रीजन्स होते हैं उसमें स्प्लाइसिंग साइट्स होती हैं जिसका पता नहीं चल पाता है. तो इसके लिए टिलिंग एरे का यूज़ किया जाता है. डबल स्टैंडर्ड बी डी एन ए माइक्रो एरेज. राइट हैंडेड डबल स्टैंडर्ड बी डी एन ए माइक्रो एरेज can be used to characterize the novel drug and biologicals that can be employed to bind specific regions of immobilized intact double-stranded DNA. So this approach can be used to inhibit gene expression. They allow for characterization of their structure under different environmental condition. तो बहुत सारे ऐसे डीएनए हैं जो कि राइट हैंडेड डबल स्टैंडर्ड बी डीएनए माइक्रो एरे होते हैं, उनको नॉवल ड्रग के रूप में डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ड्रग होती है वो किसी डीएनए के साथ बाइंड होती है और बाइंड होकर के उस डीएनए का ब्रेक डाउन करती है. नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन है डबल स्टैंडर्ड जेड डीएनए माइक्रो एरे में. तो लेफ्ट हैंडेड डबल स्टैंडर्ड जेड डीएनए माइक्रो एरे कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई शॉर्ट सीक्वेंसेस. ऊपर वाला था नॉवल ड्रग्स के लिए और ये यूज़ होता है शॉर्ट सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफ द अल्टरनेटिव जेड डीएनए स्ट्रक्चर लोकेटेड विद इन द लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ द राइट हैंडेड बी डीएनए जीन. ऐसा भी हो सकता है कि बी डीएनए के अंदर ये छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना जरूरी हो. तो इसमें एग्जांपल हैं लाइक ट्रांसक्रिप्शनल एनहांसमेंट, रिकॉम्बिनेशन, आरएनए एडिटिंग्स. द माइक्रो एरे आल्सो अलाउ फॉर कैरेक्टराइजेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस. नेक्स्ट है मल्टी स्टैंडर्ड डीएनए माइक्रो एरे. मल्टी स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए माइक्रो एरे कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई नोवल ड्रग्स. तो ये भी जो होता है नोवल ड्रग्स के लिए होता है दैट बाइंड टू दिस मल्टी स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस. This approach can be used to discover the new drugs and biologicals. तो ये भी न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी के लिए यूज़ होता है. इस मल्टी स्ट्रैंडेड डीएनए माइक्रो एरे है इसको हम ट्रिप्लेक्स डीएनए माइक्रो एरे एंड क्वाड्रिप्लेक्स डीएनए माइक्रो एरे भी कहते हैं. Now the discovery of new novel drugs and biologicals that have the ability to inhibit gene expression. नाउ इसमें एक टर्म आता है माइक्रो एरे में फैब्रिकेशन. फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे हम सिलाई मशीन पे जो फैब्रिक्स बनवाते हैं तो ऐसे ही डीएनए माइक्रो एरे की चिप में ये हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर हो वो एक चिप पर केवल 10 प्रोब्स लगाए या फिर एक चिप पर जो है 5 मिलियंस या उससे भी ज़्यादा माइक्रोमीटर स्केल की प्रोब्स लगाए. तो इट डिपेंड्स. तो इस टाइप से जो माइक्रो एरे की प्रोबिंग होती है उसको हम फैब्रिकेशन कहते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉटेड एंड इन सिटू सिंथेसाइज्ड एरे. तो नॉर्मली क्या होता है, जो माइक्रो एरे चिप है वो बनाई जाती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज से, लाइक रोबोटिक प्रिंटिंग, लाइक ऑन द ग्लास स्लाइड, पिन पॉइंट पिन्स का यूज़ करके, फोटोलिथोग्राफी के थ्रू, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू, या माइक्रो इलेक्ट्रोडिक एरेस के थ्रू, या इंकजेट प्रिंटिंग के थ्रू. तो ये जो इन सिटू सिंथेसाइज्ड एरे है इसमें जो आजकल ये ऑप्शन हो गया है कि जो मल्टीपल सी डीएनए प्रोब से हैं या फिर ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड से हैं या स्पॉटेड माइक्रो एरे हैं, इसमें जितनी भी लेबोरेटरीज़ हैं साइंटिस्ट अपने अकॉर्डिंग जो जो उनको रिक्वायर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग वो रोबोटिक निडल के थ्रू माइन्यूट प्रोब्स को जो ग्लास स्लाइड से हैं, जो माइक्रोचिप्स हैं उसके ऊपर इंसर्ट करते हैं, क्योंकि अननेसेसरी बहुत सारे ऐसे मार्केट में जो माइक्रो एरेज हैं जिसमें साइंटिस्ट के लिए जो अनवांटेड प्रोब्स हैं वो भी आते हैं जो उन्हें रिक्वायर्ड नहीं होते हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाते हैं. तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो खुद के लो कॉस्ट माइक्रो एरेज लैब में ही बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं. इन oligonucleotide micro arrays, the probe are short sequences designed to match part of the sequence to known or predicted open reading frames. तो जो oligonucleotide micro array है ये इस टाइप से बनाए जाते हैं जो कि प्रोब्स होते हैं और जो कि ओपन रीडिंग फ्रेम्स को प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर जो अननोन सैम्पल है, सैम्पल सीक्वेंस है, उससे मैच करने के लिए बनाए जाते हैं. ये नॉर्मली स्पॉटेड माइक्रो एरेज होते हैं और इन्हीं को हम oligonucleotide माइक्रो एरे कहते हैं. यहाँ पर ये जो oligonucleotide सीक्वेंसेस हैं ये जो हैं लगभग 60 मर या फिर 25 मर होते हैं. 60 मर मतलब
60 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसमें, इसको हम बोलते हैं इजीलैंड डिज़ाइन। शॉर्टर में होते हैं 25 मर्स प्रोब, यानी कि इसमें 25 न्यूक्लियोटाइड्स की प्रोब होती है ये, और ये होती है एफी मैट्रिक्स। तो जैसा भी हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट साइंटिस्ट जो होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। नाउ नेक्स्ट है 2 चैनल वर्सेस 1 चैनल डिटेक्शन। नाउ कम्स टू द 2 चैनल वर्सेस 1 चैनल डिटेक्शन। तो 2 चैनल डिटेक्शन में क्या करते हैं कि हम एक सेल लाइसेट बनाते हैं फ्रॉम कैंसर सेल्स, एंड सेकेंड हम बनाते हैं फ्रॉम नॉर्मल सेल। इसके बाद ये जो सेल लाइसेट है, इस सेल लाइसेट से हम डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं, और अगर आरएनए करना है तो फिर आरएनए आइसोलेशन करेंगे। तो अल्टीमेटली एमआरएनए बनाएंगे। एमआरएनए को हमें कन्वर्ट करना होगा सीडीएनए में, तो इसका हम रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग लेबलिंग करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सीडीएनए में। अब ये सीडीएनए जो होते हैं दोनों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमारा जो माइक्रोचिप है जिस पे पहले से ही डीएनए एरेज प्रेजेंट हैं या प्रोब प्रेजेंट है, तो इस पर हमारे ये सीडीएनए कंबाइन करेंगे। तो इस टेक्निक को कहते हैं 2 चैनल टेक्निक। और इस 2 चैनल टेक्निक में जो है डिफरेंट टाइप के जीन एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं। इसमें हेल्दी जीन का एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता है, और डिसीज्ड कंडीशन का जीन एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता है। और अल्टीमेटली ये जो चिप है इसको हम लेज़र जो है उसमें लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप में रखेंगे, और हमें फाइनली जो फ्लोरोसेंस विजुलाइज होगा उससे हम ये पता लगाएंगे कि कोई जो जीन है वो कितना अप रेगुलेट हुआ है और कोई जीन कितना डाउन रेगुलेट हुआ है। जबकि सिंगल चैनल माइक्रो एरे या फिर वन कलर माइक्रो एरे की कंडीशन में वैसे ही हम करते हैं, मतलब आरएनए आइसोलेशन करेंगे, उसमें हम बाद में जो है इसका सीडीएनए बनाएंगे, इसको हम चिप के ऊपर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि कितना रिलेटिव लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, मतलब सेम जीन जो है वो कितना अप रेगुलेट हुआ है कितना डाउन रेगुलेट हुआ है, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव लेवल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक ही जीन का रिलेटिवली कितना वो हाइब्रिडाइजेशन कर पा रहा है उसको देखना जो है वो हम करते हैं सिंगल चैनल माइक्रो एरे में। तो 2 चैनल और 1 चैनल डिटेक्शन माइक्रो एरे में डिफरेंस ये है कि 2 चैनल माइक्रो एरे में हम 2 अलग अलग फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक CY3 और दूसरी फ्लोरोसेंट डाई है CY5। CY3 का जो वेवलेंथ इमिशन होता है वो 570 नैनोमीटर पे होता है, जबकि CY5 का जो होता है वो 670 नैनोमीटर पे होता है। और इसमें एक कैंसर सेल जो है इसको हम CY3 से लेबल्ड कर देते हैं लाइसेट को, और दूसरे को हम CY5 से लेबल्ड कर देते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो सिंगल चैनल माइक्रो एरे है इसमें सिर्फ 1 कलर के फ्लोरोसेंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो डीएनए माइक्रो एरे की जो मेथड है उसका प्रोटोकॉल क्या होगा उसको हम समझेंगे। तो यहाँ अगर हमें 2 सैंपल का कंपैरिजन करना है तो इसको हम पेयर वाइज कंपैरिजन स्टडी कहेंगे। इन दोनों सेल कल्चर को हम ग्रो करेंगे, और हो सकता है कि उसमें से एक ट्रीटेड सैंपल हो जिसमें हमने पहले से कोई एंटीबायोटिक या कोई ड्रग डाल रखी है, या कैंसर सेल वगैरह हो, और दूसरी हो सकती है अनट्रीटेड सैंपल जिसको हम कंट्रोल की तरह यूज़ करेंगे, जिसमें हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल सेल्स भी हो सकती है। अब हमें न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन करना है तो कैसे करेंगे कि अगर हमें आरएनए की प्रोफाइलिंग करनी है तो आरएनए का एक्सट्रैक्शन करेंगे, और अगर डीएनए का कंपैरेटिव हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो डीएनए का एक्सट्रैक्शन करेंगे। इसके अलावा अगर हमें डीएनए आरएनए बाउंड पर्टिकुलर प्रोटीन विच इज़ इम्यूनो प्रेसिपिटेटेड, अगर हमें चिप ऑन चिप बेस्ड डिटेक्शन करना है जिसमें हम एपिजेनेटिक और रेगुलेशन स्टडी करते हैं, तो इसके लिए हमारा जो डीएनए या आरएनए है वो एक प्रोटीन के साथ बाउंड होना चाहिए, और इस टेक्निक को हम कहते हैं इम्यूनो प्रेसिपिटेशन या फिर चिप ऑन चिप मेथड। तो अल्टीमेटली यहाँ हम जो कर रहे हैं वो है आरएनए का आइसोलेशन। आरएनए का आइसोलेशन करने के लिए दोनों टाइप के आरएनए लेना होते हैं, न्यूक्लियर आरएनए भी लेना होता है, साइटोप्लाज्मिक आरएनए भी लेना होता है। और ये जो टेक्निक है आरएनए एक्सट्रैक्शन की वो यहाँ करने जा रहे हैं गोनिडियम थायोसाइनेट फिनॉल क्लोरोफॉर्म एक्सट्रैक्शन, जिसको हम ट्राइजोल मेथड भी कहते हैं। तो इसमें हम आरएनए ले लेंगे और आरएनए जो होता है उसको प्यूरीफाई कर लेंगे। आरएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद में हम उसका एनालिसिस करेंगे कि आखिर कितना आरएनए हमको मिला है, तो उसकी क्वांटिटी चेक करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ नैनो ड्रॉप टेक्निक या फिर नैनो फोटोमीटर स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। और ये देखा जाता है कि जो आरएनए हमें मिला है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है या नहीं, यानी कि वो मोर देन 1 माइक्रोग्राम होना चाहिए। अब ये जो आरएनए है जिसको हम चेक कर चुके हैं इसको हमें एमआरएनए में कन्वर्ट करना होता है, तो इसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के टाइम पर हम आरएनए से सीडीएनए बनाते हैं। तो हमें बहुत सारा टाइप का आरएनए होता है, जैसे पता है टीआरएनए भी होता है, आरआरएनए भी होता है, तो हमें सिर्फ एमआरएनए चाहिए होता है। तो हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड से एमआरएनए से हम सीडीएनए बनाते हैं।
तो mRNA लेने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम साथ में इसी प्रोसीजर में लेबलिंग भी करते हैं। लेबलिंग यानी कि जो फ्लोरोसेंट लेबलिंग जो होती है वो भी इसी टाइम पर हम करते हैं। हम आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्राइब करते हैं विथ आइदर पॉली टी प्राइमर, जो कि सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए को ही एम्पलीफाई करता है, बचे हुए आरआरएनए या टीआरएनए को एम्पलीफाई नहीं करता है। इसके बाद में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो आगे की स्टेज है उसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज डालते हैं एंजाइम, जिससे कि cDNA बनता है। इस टाइप से जो हमारा cDNA होता है वो एंटीसेंस होता है, और जो माइक्रो एरे चिप पे जो प्रोब होता है वो एक्चुअल में सेंस होता है। इसलिए सेंस और एंटीसेंस मिल करके एक कंप्लीट डीएनए बनाते हैं और फ्लोरोसेंट देते हैं। इस दौरान हम जो हमारे सैंपल में हमने जो cDNA बनाया है उसमें जो प्रोब लगाना होता है, जो लेबल लगाना होता है, वो लेबल एक्चुअल में फ्लोरोसेंट का लेबल होता है। तो ये जो फ्लोरोसेंट लेबलिंग है ये दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट तो कभी यूज़ करते नहीं है, इनडायरेक्ट जो होती है उसको कपलिंग स्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम 2 चैनल एरे की बात करें, जैसे कि इसमें हमने कंट्रोल भी ले रखा है, साथ में कैंसल सेल भी ले रखी है, तो इसमें हमें कपलिंग स्टेज की ज़रूरत पड़ती है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। तो हम हाइब्रिडाइजेशन करने के पहले ही इस कपलिंग स्टेज को तैयार करते हैं, जिसमें हम एमिनो एलाइल यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट या AAUTP डालते हैं, एंड NHS एमिनो रिएक्टिव डाई डालते हैं, सच एज साइनिन डाई। अगर हम सिंगल चैनल एरे की बात करें तो जो कपलिंग स्टेज होती है वो हम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर हम 2 चैनल एरे का यूज़ कर रहे हैं तो 2 चैनल एरे में कपलिंग स्टेज जो होती है हम बिफोर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और अगर सिंगल चैनल एरे का यूज़ कर रहे हैं हम इस मेथड में, तो कपलिंग स्टेज जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद में की जाती है। और इसमें हम यूज़ करते हैं बायोटीन एंड लेबल्ड स्ट्रेप्टाविडीन। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगल चैनल में कपलिंग स्टेज में बायोटीन और स्ट्रेप्टाविडीन इनका यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि ये यूरिडीन जो होता है वो किससे रिएक्ट करता है, वो थायमिडीन से रिएक्ट करेगा, है ना। तो इसीलिए जो मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड बनता है वो बनता है 1 ऑफ एमिनो एलाइल UTP, और 4 रेशियो में बनता है थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एंजाइमेटिकली लो रेशियो में जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ में बाइंड हो जाता है, तो इस टाइप से लेबलिंग होती है। इसके कारण जो होता है लगभग ये 1 जो है न्यूक्लियोटाइड 60 बेसिस पर ऐड होता है। एक 60 बेस पेयर के लिए केवल ये 1 न्यूक्लियोटाइड सफिशिएंट होता है। अब इस टाइप के जो मॉडिफाइड हमारा जो डीएनए है उसको हम कॉलम मेथड से प्यूरीफाई कर लेते हैं बाय यूजिंग फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन एंड ट्रेस कंटेनिंग एमिन ग्रुप। तो ये जो एमिनो एलाइल ग्रुप का जो एमिनो एसिड ग्रुप है ये हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के साथ में बाइंड हो जाता है, और अब ये जो है एक रिएक्टिव डाई की तरह काम करता है। अब ये जो लेबल्ड सैंपल डीएनए होता है इसको हम क्या करते हैं, एक हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन है उसके साथ में इसकी मिक्सिंग कराते हैं। तो ये हाइब्रिडाइजेशन सॉल्यूशन क्या हो सकता है, SDS, देन SSC डेक्सट्रेन सल्फेट। उसके बाद इसमें होता है ब्लॉकिंग एजेंट लाइक COAT1 DNA, देन साल्मन स्पर्म, मतलब साल्मन का भी स्पर्म लेते हैं, साल्मन स्पर्म का DNA लेते हैं। इसके बाद कॉक का थाइमस का DNA लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉली A लेते हैं और पॉली T लेते हैं। इसके अलावा डेन हार्ट सॉल्यूशन लेते हैं या फिर फॉर्मेमाइन लेते हैं। तो अब हमारा ये जो लेबल्ड सैंपल डीएनए है ये तैयार है। अब इसको क्या करते हैं, द मिक्सचर इज़ डीनेचर्ड। अब इस मिक्सचर को हम डीनेचर करते हैं, और अब हम इसको पिन होल के थ्रू माइक्रो एरे की हमारी जो चिप है उसके ऊपर डाल देते हैं। तो और इसको डाल करके हम इसको क्या करते हैं, ओवरनाइट रखते हैं, ठीक है। ओवरनाइट रखने पर नेक्स्ट डे आएंगे हम, और नेक्स्ट डे क्या करते हैं, जो भी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है उसको वॉश कर लेते हैं। तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग वॉश कैसे करते हैं, लाइक SDS से, SSC से, इससे वॉशिंग कर लेते हैं। इसके बाद में ये जो माइक्रो एरे की चिप होती है इसको हम ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसका मशीन में स्कैनिंग करते हैं। तो लेज़र के थ्रू इसमें जो स्कैनिंग होती है वो लेज़र एक्चुअल में डाई के ऊपर पड़ती है, जिससे डाई एक्साइट होती है, और डाई के एक्साइट होने पर डाई से जो इमिशन होता है उस इमिशन को ये जो डिटेक्टर होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं। फाइनली जो स्कैनर से इमेज बनती है उस इमेज को ग्रिडेड फॉर्म में एक टेम्पलेट पर लेते हैं। तो इमेज इज़ ग्रिडेड विद अ टेम्पलेट, एंड द इंटेंसिटीज़ ऑफ ईच फीचर मतलब हो गया आपका जो डीएनए का बेस पेयर है जो बाउंड हो गया है, हाइब्रिडाइज हो गया है, कंपोज्ड ऑफ सेवरल पिक्सल्स इज़ क्वांटिफाइड। और अब हम इसका क्वांटिफिकेशन करते हैं। तो जो क्वांटिफिकेशन होता है वो कंप्यूटर कर लेता है। अब इसमें क्या होता है, जो रॉ डाटा बना है ना,
वो रॉ डाटा जो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ भी हो, तो ऐसी बैकग्राउंड नॉइज़ को भी हटाते हैं। और जो इंटेंसिटी ऑफ फीचर्स है, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ जो हाइब्रिडाइज्ड मटेरियल है, उसको हम जो है इंटेंसिफाई करते हैं। तो अब जितनी भी इंटेंसिटीज़ है उसकी हम क्या करते हैं कि हमारी जो सस्पेक्टेड सैंपल की जो इंटेंसिटी है और जो रेफरेंस जीन की इंटेंसिटी है उसको हम मेज़र करते हैं और कैलकुलेट करते हैं द टी वैल्यू फॉर ऑल द इंटेंसिटीज़, और अल्टीमेटली जो टी वैल्यू होती है वो निकालते हैं। तो इन सब मेथड को परफॉर्म करने के लिए जो चिप की ज़रूरत होती है वो होती है या तो जेड रेशियो, या फिर लॉइस एंड लॉविस रिग्रेशन, या फिर आरएमए यानी कि रोबस्ट मल्टी चिप एनालिसिस फॉर एफी मैट्रिक्स चिप। एफी मैट्रिक्स चिप में आती हैं जैसे सिंगल चैनल, देन सिलिकॉन चिप, इन सिटू सिंथेसाइज्ड शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। तो इनका यूज़ हम करते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप से आई एम ट्राइंग टू कवर द डीएनए माइक्रो एरे। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? आई थिंक होप यू आर एंजॉइंग दिस टॉपिक एंड लर्न टू मच। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।